Welcome back students. The topic of discussion is factors of soil formation. फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में बात करने के पहले सबसे पहले हम यहाँ पे सॉइल के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करना चाहेंगे. सॉइल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स फाउंड अलोंग द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द क्रस्ट. सॉइल का यहाँ पे मतलब क्या है? द अनकॉन्सोलिडेटेड mineral or organic material on the surface of the earth that serves as a natural medium for the growth of plant. यहाँ पे अर्थात सॉयल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोटिक, एबायोटिक पदार्थों का, मिनरल्स का एक मिक्सचर है जो पृथ्वी के क्रस्ट के अपर मोस्ट सरफेस में लाइफ को पॉसिबल बना पाता है. और सॉयल को नष्ट करना, सॉयल को डिस्ट्रॉय करना, सॉयल का इरोजन बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन सॉयल के 1 सेंटीमीटर लेयर को फॉर्म होने में, बनने में हजारों साल यहाँ पे लगता है. सो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉयल के फॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, या सॉयल फॉर्मेशन फैक्टर्स को हम यहाँ पे डिटेल में अब करने के लिए जा रहे हैं. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सॉयल फॉर्मेशन फैक्टर्स को हम यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे. सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स को हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में जनरली यहाँ पे क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. एक फैक्टर को बोलते हैं एक्टिव फैक्टर और एक फैक्टर को कहते हैं पैसिव फैक्टर्स. एक्टिव फैक्टर में 2 मेजर फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट वन इज climate and second one is vegetation, और आप ये कह सकते हैं आप कह सकते हैं पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. अगर पैसिव फैक्टर में देखें तो पैसिव फैक्टर में यहाँ पे 3 मेजर फैक्टर्स को हम यहाँ पे लेते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज parent material, the second one is relief, and the third one is time. तो हमने यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स को 2 ब्रॉड कैटेगरी में क्या किया, कैटेगराइज किया. फर्स्ट वन इज एक्टिव फैक्टर एंड सेकेंड वन इज पैसिव फैक्टर्स. एक्टिव फैक्टर को हमने फिर 2 भागों में बांटा है ना. फर्स्ट वन इज क्लाइमेट एंड सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. करेंगे अभी इन सबको डिटेल में. पैसिव फैक्टर्स को हम लोगों ने फिर यहाँ पे 3 भागों में बांटा है. फर्स्ट वन इज पेरेंट मटेरियल, सेकेंड वन इज रिलीफ एंड थर्ड वन इज टाइम. यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स को एक एक करके दिखें. यहाँ पे अब ध्यान दे के देखेंगे. यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है. यहाँ पे सॉइल के बारे में लिखा हुआ है और सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स को एक एक करके यहाँ पे हमने डिटेल में क्या किया है, डिस्कस किया हुआ है. उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे सबसे पहला है पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक का मतलब होता है कि कोई भी रॉक, इधर इग्नियस, इधर सेडिमेंट्री, इधर मेटामॉर्फिक. हमने सॉइल प्रोफाइल के चैप्टर में एक टर्म यूज़ किया था वेदरिंग. वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स. पृथ्वी के सरफेस पर एक्सपोज्ड रॉक्स का अपनी जगह पे टूटना, फूटना या डिसइंटीग्रेट होना या डिकम्पोज होना, उसे क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं. वेदरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, और वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है. तो पेरेंट रॉक का यहाँ पे मतलब क्या है, रॉक का नेचर जैसा होगा, है ना, तो वेदर्ड मटेरियल का नेचर भी वैसा होगा. आपको पता है वेदरिंग सॉइल फॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है या मटेरियल प्रोवाइड कराता है. तो पेरेंट रॉक का नेचर जैसा होगा, पेरेंट रॉक में जो फीचर होंगे, जो प्रॉपर्टीज होंगी, जैसा उसमें गुण होगा, वही सारे गुण वेदर्ड मटेरियल के फॉर्म में सॉइल में भी पाया जाएगा. जैसे उसका कलर,
जैसे उसका टेक्सचर, अगर आप देखें कि ग्रेनाइट की बात करें, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक का प्रकार है। ग्रेनाइट में जो क्रिस्टल होते क्या होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं। तो ग्रेनाइट से जो सॉइल बनेगा है ना, लाइक रेड, लाइक लेटेराइट, तो उसमें उस सॉइल का टेक्सचर क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा, है ना। तो सॉइल में वैसे ही फीचर पाए जाएंगे जैसे फीचर पेरेंट रॉक में पाए जाते हैं, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी, जो उस पर्टिकुलर रॉक में जिस प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी है, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है केमिकल्स का, वही केमिकल प्रॉपर्टी एज इट इज हमारे उस सॉइल में भी पाई जाएगी, है ना। मिनरल हो चाहे कंटेंट हो चाहे या परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब पहले समझिए क्या होता है। देखिए दो टर्म होता है, एक होता है पोरोसिटी, एक होता है परमिएबिलिटी। पोरोसिटी का मतलब होता है टाइनी होल्स। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे इस प्रकार के मिट्टियाँ वगैरह होती हैं, लाइक सैंडी सॉइल को देख सकते हैं या फिर रेतीली मिट्टी को देख सकते हैं, जिसमें आप पानी डालिएगा वो पानी धीरे धीरे करके अंदर क्या हो जाएगा, इनफिल्टर हो जाएगा। इसे पोरोसिटी कहते हैं। लेकिन परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी सॉइल है, उस सॉइल में अगर पानी इनफिल्टर कर गया और इनफिल्टर करने के कारण उस सॉइल के भीतर से ही अगर पानी इजीली फ्लो कर पा रहा है या पानी बह पा रहा है, फ्लोइंग नेचर को ही क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी बोलते हैं। और इनफिल्ट्रेशन के नेचर को क्या बोलते हैं, पोरोसिटी कहते हैं। तो पोरोसिटी का सीधा सा मतलब आप यहाँ पे टाइनी होल्स या छोटे छोटे छिद्र से आप समझ सकते हैं। तो पेरेंट रॉक का नेचर जैसा होगा वैसा ही उस सॉइल का फीचर पाया जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर फैक्टर इज रिलीफ। एक चीज और याद रखिएगा, जो पेरेंट रॉक है ये एक पैसिव फैक्टर है। पैसिव फैक्टर इसे क्यों कहा गया, पैसिव फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर कंडीशंस अगर चेंज होंगी तो पेरेंट मटेरियल से जाने वाले मटेरियल्स में या फैक्टर्स में या आप बोल सकते हैं मटेरियल्स में किसी प्रकार का ज़्यादा चेंज नहीं आता। रिलीफ का मतलब क्या होता है, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन। रिलीफ भी बहुत हद तक सॉइल को प्रभावित करता है एज अ पैसिव फैक्टर। कैसे प्रभावित करेगा, अब देखिए रिलीफ में दो बातें बताई गई है, एक है ऑल्टीट्यूड, एक है स्लोप, है ना। ऑल्टीट्यूड और स्लोप ये दोनों उस सॉइल के एक्यूमुलेशन को प्रभावित करता है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले, लाइक माउंटेन, माउंटेनियस एरिया का ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होता है, स्लोप वहाँ पे ज़्यादा होगा, ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। और आपको ये पता है जहाँ पे ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा, वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी किसी भी चाहे वो फ्लूइड हो चाहे वो सॉलिड हो। तो स्पीड ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा। ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन क्या होगा, कम होगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके आप सिंपल सा ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होता है वहाँ पे सॉइल का थिकनेस क्या होता है, कम होता है। और जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होता है वहाँ पे सॉइल का थिकनेस क्या होता है, कम होता है। और जहाँ पे स्लोप कम होता है वहाँ पे सॉइल का थिकनेस क्या होता है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि माउंटेनियस एरिया में या प्लेटू एरिया में जहाँ पे स्लोप ज़्यादा है वहाँ पे सॉइल का थिकनेस क्या होगा, कम होगा। और प्लेन एरिया में, फ्लैट एरिया में, है ना, जहाँ पे आप बोल सकते हैं स्लोप या ग्रेडियंट या ढाल कम होता है, वहाँ पे सॉइल का थिकनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से रिलीफ भी एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसिव फैक्टर इज टाइम। यहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं मेच्योरिटी, परिपक्वता। नहीं बोलते हैं कि सर अभी वो मेच्योर नहीं हुआ है, टाइम अभी लगेगा उसे मेच्योर होने में। हमने ऊपर के जितने भी फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, चाहे वो पेरेंट रॉक हो चाहे वो रिलीफ हो, अभी हम लोगों को एक दो फैक्टर्स को और डिस्कस करना है, लाइक क्लाइमेट, लाइक बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर ये सारे फैक्टर्स बहुत लंबे समय तक अगर काम करते रहें, वर्क करते रहें, है ना, तो उस सॉइल को बनने में एक बहुत लंबा समय लगता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सॉइल को बनने में हजारों साल लगते हैं, है ना। तो टाइम एक ऐसा पैसिव फैक्टर है जो एक बहुत लंबे समय काल में सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स के कंटिन्यू वर्क करने के कारण उस सॉइल को एक ज़्यादा
थिकनेस बनाता है, उस सॉइल को ज़्यादा मोटा बनाता है और उस सॉइल को एक मिच्योर सॉइल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। लेकिन टाइम, कितना ज़्यादा टाइम होगा इसके बारे में हम लोग एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन इतना कहा जा सकता है, जैसे मैंने सॉइल प्रोफाइल में भी आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि सॉइल प्रोफाइल, जिस सॉइल का सॉइल प्रोफाइल वेल डेवलप्ड होगा, ज़्यादा मिच्योर होगा और टाइम उसके सॉइल प्रोफाइल को मेच्योरिटी प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे तो टाइम का मतलब क्या है कि जो सॉइल फॉर्मेशन या जो सॉइल फॉर्मेशन में या बनने में जितना ज़्यादा वक्त लगा रहा है या जितना ज़्यादा वक्त लगाएगा वो सॉइल उतना ही क्या होगा, मेच्योर होगा। यहाँ पे एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सॉइल फॉर्मेशन का है, जो अब हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, इन दोनों फैक्टर्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा। एक है क्लाइमेट और एक है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जब क्लाइमेट की बात करते हैं, क्लाइमेट में 3 मुख्य बातों पे ध्यान दीजिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेसिपिटेशन, सेकेंड थिंग इज इवापोरेशन एंड द थर्ड थिंग इज टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन का सीधा सा मतलब क्या है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर है ना, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो, लिक्विड के फॉर्म में हो या अगर किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। वैसा क्लाइमेट जहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, वैसा क्लाइमेट जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है सॉइल में, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है ना, तो वाटर की अवेलेबिलिटी सॉइल में ज़्यादा होने के कारण सॉइल में कई अलग अलग प्रकार का केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिव होता है या फिर एक्टिविटी वहाँ पे होता रहता है। वैसे एरिया जिस सॉइल में मॉइस्चर कम है, मॉइस्चर नहीं के बराबर है, तो वहाँ पे केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी उस तरीके से नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल रीजन के सॉइल में अगर वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे वाटर के द्वारा एक प्रकार का केमिकल और बायोलॉजिकल एक्शन एक्टिव ज़्यादा होगा। डेजर्ट एरिया वाले सॉइल में जहाँ पे वाटर कम है या मॉइस्चर कम है, वहाँ पे उस लेवल की केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है जिस लेवल का इक्वेटोरियल या 0 डिग्री वाले रीजन में होता है। इवापोरेशन का मतलब होता है कि जो भी सॉइल में मॉइस्चर का कंटेंट है या मॉइस्चर है या जल है वो इवापोरेट हो जाना, वो वाष्पीकृत हो जाना। अगर कहीं पे ध्यान देंगे, अगर कहीं पे सनशाइन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा, बेसिकली ये इवापोरेशन वाला फैक्टर टेम्परेचर से ज़्यादा जुड़ता है ना। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ पे इवापोरेशन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इवापोरेशन बहुत ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो वाटर इवापोरेट होकर गैस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस जगह के सॉइल में, लाइक एरिड सॉइल, लाइक राजस्थान के एरियाज में या वेस्टर्न पार्ट में पाए जाने वाले सॉइल में मॉइस्चर कम होगा, है ना, उसकी फर्टिलिटी कम होगी। यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और याद रखिएगा, क्या कि टेम्परेचर के हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक ऐसा एरिया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लाइक हॉट एरिया या ह्यूमिड एरियाज, और एक ऐसा एरिया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, लाइक कोल्ड एरियाज। जो हॉट ह्यूमिड एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण और वाटर की अवेलेबिलिटी होने के कारण वहाँ पे केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगेन बहुत ज़्यादा होगी, है ना। लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम है ना, वहाँ पे केमिकल, वहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। गर्मी के दिनों में आप देखिएगा जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना, चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है, दूध फट जाता है और भी कई चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है। तब हम उन्हें कहाँ पे रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडा क्लाइमेट किसी भी प्रकार के आप बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को, किसी भी प्रकार के आप बोल सकते हैं यहाँ पे डिकम्पोजिंग एक्टिविटी को क्या कर देता है, वो कुछ हद तक पैसिव कर देता है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोल्ड रीजन्स, जो पोलर रीजन्स या हाई ऑल्टीट्यूडनल रीजन्स के जो सॉइल हैं वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ने के कारण वहाँ पे उतनी ज़्यादा केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होने के कारण उस सॉइल में उस लेवल की फर्टिलिटी नहीं पाई जाती है जो हॉट वार्मर रीजन के सॉइल में पाई जाती है। अब देखिए इस क्लाइमेट से ही इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी का कंसेप्ट यहाँ पे जुड़ रहा है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि सॉइल में भी बहुत अलग अलग प्रकार के
बायोलॉजिकल वर्ल्ड से जुड़े हुए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स है, आप बोल सकते हैं अर्थवॉर्म्स, इनकी भी एक्टिविटी सॉइल के साथ या सॉइल फॉर्मेशन के साथ चलती रहती है। लेकिन फिर यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान देने लायक हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फ्लोरा फौना या माइक्रोस्कोपिक टाइनी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी भी उस जगह होगी जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है और जहाँ पे टेम्परेचर हॉट होता है, ज़्यादा होता है। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है वहाँ पे किसी भी प्रकार की बायोलॉजिकल एक्टिविटी वहाँ पे सस्टेन नहीं करती है। आप लोग कभी ध्यान दीजिएगा, आप अगर फ्रीज में किसी भी चीज़ को रखें, दूध को रखें, तो वो जल्दी करके फटता नहीं है, क्योंकि ठंडे जगहों पे या ठंडे क्लाइमेट में या कोल्ड क्लाइमेट में, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो एक्शन होता है, जो डिकम्पोजिंग एक्शन होता है, वो पैसिव हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो हॉट ह्यूमिड एरिया है, जो वार्म एरिया है, वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण डेड प्लांट्स का, एनिमल्स का वहाँ पे डीके ज़्यादा होगा। डीके ज़्यादा होने के कारण बाय द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिसिफिकेशन वहाँ पे ह्यूमस फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, और ह्यूमस फॉर्मेशन ज़्यादा होने के कारण वो उस सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट करेगा। लेकिन जो कोल्ड रीजन है वहाँ पे उतनी माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटी नहीं होने के कारण, है ना, छोटे जीवाणुओं के द्वारा ज़्यादा गतिशील कार्य नहीं करने के कारण वहाँ पे ह्यूमस बनने का प्रोसेस उतना एक्टिव नहीं होता, जिस कारण कोल्ड रीजन्स की या हाई ऑल्टीट्यूडनल रीजन्स की सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं होती है। आप लोगों ने मिट्टी के 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों का नाम सुना होगा, नाइट्रोजन, पोटास एंड फास्फोरस। लेकिन आपको ये पता है कि बहुत ही कम मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है वो नेचुरली पाया जाता है, बल्कि मिट्टी में पाए जाने वाले एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के नॉट में पाया जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, लाइक साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, राइजोबियम। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, आपको यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ, हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा जो गैसियस कंपोजिशन है वो कौन है? नाइट्रोजन, ऑलमोस्ट 78% है ना। तो वो जो लेग्यूमिनस प्लांट के नॉट में या गांठ में पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं, राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी लाइक बैक्टीरिया, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन वो रूट्स के माध्यम से या नॉट्स के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मिट्टी में क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप फ्लोरा फौना या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे बैक्टीरिया, जीवाणु, आप इन सबों के रोल को भी ह्यूमस फॉर्मेशन में या आप बोल सकते हैं एक फर्टिलिटी को डिसाइड करने में, सॉइल के फर्टिलिटी को डिसाइड करने में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी और क्लाइमेट ये आपस में इंटीग्रेटेड है, और इसी इंटीग्रेशन के कारण ही इसी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्लाइमेट दोनों को हमने सॉइल फॉर्मेशन के एक्टिव फैक्टर में रखा है। रेस्ट ऑफ द 3 लाइक पेरेंट रॉक, रिलीफ एंड टाइम को हमने कहां पे रखा है? हमने पैसिव फैक्टर में रखा है। ठीक है, अब आगे की पंक्तियों में देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है। आगे की पंक्तियों में देखेंगे, द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, है ना, हजारों लाखों साल इसे बनने में लगता है ना, अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, हम इसे पैसिव फैक्टर बोलते हैं, जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, ये दोनों एक्टिव फैक्टर हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, टाइम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, मैंने बताया था कि जहाँ पे हॉट टेम्परेचर होगा वहाँ पे डिकम्पोजिंग एक्टिविटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाटर के प्रेजेंस में ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ पे केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम होगी, है ना। एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स एंड एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर, यहाँ पे जो बताया गया एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, दे ऑल आर कॉल्ड एक्सटर्नल एजेंट्स। ये एक्सटर्नल एजेंट्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को बहुत हद तक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल।
chemical and organic changes which take place in the soil are equally important। मैंने ये भी थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे केमिकल बायोलॉजिकल एक्शन लाइक इक्वेटोरियल रीजन्स में ज़्यादा एक्टिव होगा, पोलर रीजन्स में कम एक्टिव होगा, डेजर्ट एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे वाटर की वैसी अवेलेबिलिटी नहीं है जैसी अवेलेबिलिटी इक्वेटोरियल रीजन में, तो वहाँ पे क्लाइमेट का फीचर कुछ और है, 0 डिग्री वाले एरिया में क्लाइमेट कुछ और है, तो क्लाइमेट अलग अलग है, इसलिए इन सभी जगहों पे सॉइल का टाइप भी अलग अलग है। हो सकता है 0 डिग्री के एरिया में और राजस्थान के एरिया में सेम प्रकार का रॉक है, सेम प्रकार का पेरेंट रॉक है, सेम रिलीफ है, लेकिन क्लाइमेट फैक्टर में एक ड्रास्टिक डिफरेंस के कारण 0 डिग्री वाले एरिया में सॉइल का टाइप कुछ और होता है और डेजर्ट रीजन में सॉइल का टाइप कुछ और होता है यहाँ पे, है ना। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मेटेरियल। इनऑर्गेनिक मेटेरियल में क्या क्या आ सकता है, मिनरल्स आ सकता है, सैंड आ सकता है, सिल्ट आ सकता है, क्ले आ सकता है, और ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका ह्यूमस होता है, और ह्यूमस वहीं बनेगा जहाँ पे एनिमल्स, जहाँ पे प्लांट्स के डेड पार्ट्स हो और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्टिवेट होने के लिए या एक्टिव होने के लिए फेवरेबल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ वाटर और प्रेसिपिटेशन इन सम टोटल, कि क्लाइमेट वहाँ पे वैसा फेवरेबल होना चाहिए जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को फेवर में करके ह्यूमस प्रोसेस को बनाकर या ह्यूमस को बनाकर वहाँ पे उस सॉइल को फर्टाइल सॉइल में क्या करें, कन्वर्ट करें। तो इन सभी डिस्कशन से सॉइल फॉर्मेशन के वेरियस फैक्टर के बारे में, है ना, हमने अपनी बातें रखी, यहाँ तक आप देखेंगे और फिर हम लोग आने वाली वीडियो में हम लोग अगले नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।